एटॉमिक मॉडल कैसे अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है, उसको समझाने के लिए जो सबसे पहला मॉडल था वो था एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने कहा कि भैया क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 लगभग 1800 गुना भारी है, तो उसने कहा भाई एक वाटरमेलन की तरह है एटम, थॉमसन ने, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे लाल लाल वाटरमेलन होता है, और रैंडमली बीजे की तरह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं। बस न्यूट्रलिटी उसने एटम की समझा दी। कैसे? उसने कहा भैया जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, जो थॉमसन का शिष्य था। उसने अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम प्लस टू आयंस होते हैं, जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उसने कहा कि अगर मैं इस वाटरमेलन में इन पॉजिटिव चार्ज को भेजूंगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज पास नहीं होना चाहिए। पर इसके विपरीत उसने ऑब्जर्व ऐसा किया कि सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल पास हो रहे थे, तो उसने कंक्लूड किया कि भाई नहीं नहीं, मेरा मास्टर गलत था। एटम का पूरा वॉल्यूम खाली है और सारा का सारा मास एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सेंटर में है, और उस पूरे के पूरे मास को हम आज से कहेंगे न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? उसने कहा वैसे ही जैसे सन भारी है और अर्थ हल्का है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हल्की सी बॉडी है वो न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाएगा। अट्रैक्शन फोर्स प्लस माइनस का होगा, और ये प्लस माइनस के फोर्स के अट्रैक्शन के कारण वो वहीं रहेगा। क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके उस पर जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो बराबर होगा उसके अंदर की तरफ फोर्स के। शायद आप लोगों को इतनी बात पता होगी, नहीं पता तो मैं फिर चर्चा कर दे रहा हूँ। कॉमन सेंस है, हालांकि फिजिक्स में आपने ये सुना देखा होगा, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ। बेटा कभी भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, तो अगर वो एक फिक्स्ड रेडियस में घूम रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फोर्स बराबर है। अंदर की तरफ बेटा जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो लगेगा कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? अंदर की तरफ जो फोर्स होगा दैट विल बी कूलम्बिक फोर्स, उसे मैं एफ सी बोल रहा हूँ। एफ सी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, उसे मैं एफ सी पी लिख रहा हूँ। तो जो एफ सी पी सेंट्रिपिटल फोर्स होगा बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में आप देख लोगे सर्कुलर मोशन में, ये बराबर होता है बच्चों एम वी स्क्वायर बाय आर के। ये आपको पता है? हेलो हेलो हेलो। चलो, तो बच्चों अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, कभी भी कोई बॉडी अगर फिक्स्ड रेडियस में काम कर रही है तो ये फोर्सेस बराबर होते हैं। फिजिक्स में आप धीरे धीरे देख लोगे ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में भी। फिलहाल आपके लिए जानकारी है, इसको हम आगे डेरिवेशन में यूज़ भी करेंगे, पर फिलहाल आज इस चीज़ को केवल हेलो बोल दो। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है बेटा, तो कायदे से उसको सर्कुलर मोशन करने में कोई मेहनत, कोई एनर्जी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन करने के दौरान वर्क डन ज़ीरो होता है। क्यों? वर्क वर्क क्या होता है बच्चों? अगर आपको पता हो तो वर्क क्या होता है बच्चों? एफ डी कॉस थीटा। सुना है कभी? सुना है कभी? मतलब अगर कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो टैंजेंट होगा टू द सर्कल। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस आर है, और ये हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है टेंजेंट। मतलब कॉस थीटा बिटवीन द डी पार्ट एंड द फोर्स पार्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री। हेलो। तो कॉस 90 क्या हो जाता है बच्चों? शायद आपको पता होगा, कॉस 90 होता है ज़ीरो। हेलो। तो वर्क क्या हो जाएगा अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो? ज़ीरो। हेलो हेलो। बोलना पड़ेगा बेटा। तो कायदे से रदरफोर्ड ने ये कहा कि कभी भी कोई सर्कुलर मोशन करेगा तो वर्क डन तो उसको कुछ मेहनत तो लगेगी नहीं, वो तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एनर्जी के वो सर्कुलर मोशन फ्रीली करता रहेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। पर मैक्सवेल ने इसी के विपरीत
एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब भी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरह, अर्थ से अनलाइक है, क्यों, धरती माता को छुओ झटका मार रही है क्या, नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को छुओ चार्ज है क्या, हाँ। मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, सर एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज होगा। हेलो हेलो। तो भले मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन बदलने के कारण ये तो मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो कर रहा है, और वो चार्ज पार्टिकल है, ये भी रदरफोर्ड को मानना पड़ा। तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा बेटा तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये मैक्सवेल ने सिद्ध किया। रदरफोर्ड के सामने जब ये बात आई, उसको एक्सपेरिमेंटल डेटा उसने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ कर रहा था, तो रदरफोर्ड से पूछा गया मैक्सवेल द्वारा कि भाई देखो, अगर एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो थकेगा। रदरफोर्ड को मानना पड़ा, हाँ यार एनर्जी तो अपने कॉस्ट पे देगा तो थकेगा। तो मैक्सवेल ने पूछा कि भाई अगर थक रहा है तो न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे ही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन थक रहा है तो भारी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। रदरफोर्ड को ये बात माननी पड़ी। तो अगर आकर्षित करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ने कहो यहाँ से मोशन शुरू किया, थकता थकता एनर्जी रिलीज़ करता 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 एक समय वो स्पाइरल मोशन करके प्लस पे मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उतनी एनर्जी रिलीज़ करने में उसे समय कितना लग रहा था, ये भी अप्रॉक्सीमेटली निकाल लिया गया। 10⁻⁻8 सेकेंड में उतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा था कौन, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड में प्लस से मिल जाना चाहिए तुम्हारे मॉडल के हिसाब से, और अगर माइनस प्लस मिल जाएगा तो एटम ख़त्म, एटम ख़त्म तो मैटर ख़त्म, मैटर ख़त्म तो हम भी क्या है, मैटर, पूरा ब्रह्मांड क्या है, मैटर, तो सब खत्म हो जाना चाहिए। सब खत्म नहीं हो रहा था भाई, देख लो हम तो जी रहे हैं, अर्थ भी जी रहा है। तो मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ आपत्ति थी, तो यहाँ से ड्रॉबैक आ गया रदरफोर्ड मॉडल के। हेलो, शुरू कर सकता हूँ, हेलो। यस सर। चलो, ये पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1 जो कि ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का, इसे ईमानदारी से लिखें तो हाँ बोले, शायद सबको समझ में आता है। कहने का अर्थ ये है कि एक और ड्रॉबैक, हालांकि ये ड्रॉबैक उस समय का नहीं था बेटा, जब अगला बोर मॉडल आया तो बोला गया कि अरे रदरफोर्ड ने तो ये भी नहीं बताया था, तो ये बात की कहानियाँ हैं, लेकिन हाँ स्कूलों में थ्योरी लिखने में मदद आती है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये था बेटा कि बोला गया अगर भाई ये इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है तो अर्थ सन के अराउंड घूम तो रही है, भाई अर्थ इकलौता प्लैनेट तो है नहीं, और भी सारे प्लैनेट्स हैं। वैसे वो एक इलेक्ट्रॉन इकलौता तो होगा नहीं, और भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, रदरफोर्ड ने कहा नहीं पता। बोला चलो चलो ठीक है, ये बताओ एनर्जी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, रदरफोर्ड का ये भी नहीं पता। तो ये सब बाद में, हालांकि बोर मॉडल ने सब बता दिया, तो रदरफोर्ड तक नहीं बता पाए थे, तो बाद में लोगों ने ये भी ड्रॉबैक लिखने शुरू कर दिए। लिखो तो हाँ बोलो। हम अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी के आधार पे कि पहले क्या फाइंड हुआ, फिर क्या फाइंड हुआ, फिर क्या फाइंड, हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रोविज़न ही ऐसा है। तो अब जब ये फेल हो गई तो दुनिया बौराए घूम रही थी। ठीक है, दुनिया को अगला मॉडल समझाने वाला व्यक्ति बोर था, लेकिन बोर अकेला ये हीरोगिरी नहीं कर पाए बेटा। बोर के पहले भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझ में कंट्रीब्यूट किया, तो वो डेवलपमेंट्स भी हमें पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकली। तो हमारा अगला स्टामार्क पे आ रहे हैं हम अब बच्चों। क्यों सर एटॉमिक मॉडल्स ख़त्म हो गए, नहीं बेटा, अभी सिर्फ 2 मॉडल्स की बात की है, अभी और मॉडल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल एटॉमिक मॉडल्स हम रोक रहे हैं। और रोक रहे हैं मतलब यहाँ पे फिर हम आगे लिखेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्रोनोलॉजिकली। नेक्स्ट आया बोर मॉडल, और फिर बोर मॉडल की गलतियों को दूर करने के लिए आया क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल आज भी वैलिड है, लेकिन बोर मॉडल आने के भी पहले वो कुछ थ्योरेटिकल बातें साइंस को पता चली थी, वो हमें पता करनी है, और हम अगला स्टामक डालने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाऊँ। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल हमारा अगले स्टामा के पहले, जानते आप ये पहले से हो, लेकिन कुछ नोट ज़रूर डलवाना चाहूँगा मैं, तो कुछ नोट डाल देंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे नोट 1। रदरफोर्ड के ज़माने तक लोग ये जान चुके थे, हमने बस कॉपी में नहीं लिखा है, जानते तो हम ही हैं, तो औपचारिकता पूरी करेंगे। तो ये पहले अगला स्टामा के पहले कुछ नोट डाल देंगे। नोट 1 लिखेंगे बच्चों। नोट 1 लिखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम Z से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से।
कोई भी अगर एलिमेंट है बच्चों ई, आप सीधा ऐसे लिख लीजिए, नीचे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है उसके सिंबल के मास नंबर। एटॉमिक नंबर बच्चों रिप्रेजेंट करता है किसको, बता दो, पता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने इकट्ठा लिख दिया, पता चलता है सबको इतनी बात। हेलो, यस लिखो तो हाँ बोलो। नोट 1 में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पता होगा सबको। इफ एटम हैज स्मॉल ए पॉजिटिव चार्ज, तो पहली बात वो एटम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, लिखेंगे इट विल बी नाउ कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एटम आयन, और कौन सा आयन, कैट आयन। ये बात बहुत ज़रूरी है बच्चों, रदरफोर्ड के टाइम से बात बता दी गई थी, इसलिए नोट करके मैं पहले ही ये लिखवा रहा हूँ अगले मॉडल में बढ़ने के भी पहले, कि बेटा न्यूक्लियस जो है ना वो एक मटर के दाने जितना है एक फुटबॉल के मैदान के, और न्यूक्लियस में सारी की सारी मास, क्योंकि इतना सारा मास है, एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड है। ये बाद में आइंस्टीन ने बताया था, लेकिन तब ऐसे बस प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि बस वो छोटा सा मास, सारा का सारा मास छोटे से वॉल्यूम में रहेगा, उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना शक्तिशाली केंद्र है बेटा कि कभी भी कोई भी लेन देन न्यूक्लियस से नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस से लेन देन होना शुरू हो गया तो वो ऐसा एलिमेंट साधारण नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाने लगेगा। तो आज से एक बात तो सबसे पहले ध्यान रख देंगे, जब तक रेडियो एक्टिव शब्द ना आए तब तक ये मान के चलो कोई भी एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सर एक एटम दूसरा एटम से इंटरैक्ट कैसे करेगा, बेटा एक एटम दूसरा एटम से इंटरैक्ट करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे या दिए जाएंगे। तो हमारे लिए करेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हमारे लिए करेंसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। तो अगर ऐसा है सर तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फिक्स रहने हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर किसी चीज़ को पॉजिटिव चार्ज अटेन करना है एटम को, तो सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होते हैं एटम में, तो पॉजिटिव कैसे गेन करेगा, जब एक एटम दूसरे एटम से कैसे इंटरैक्ट करे कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इतना लिख लिया सबने, बोलो। अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे फिर भी फिक्स्ड, लेन देन में इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट लिखेंगे बी, इंग्लिश वहीं ऊपर की चलेगी, इफ एटम हैज़, तो अब बी आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों तो एटम अब से एटम नहीं कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज आयन। एंड व्हाट टाइप ऑफ आयन बच्चों, एन आयन। नेगेटिव आयन को कहते हैं एन आयन। एन आयन कोई एटम कब बनेगा, जब वो दूसरे एटम से इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी जो न्यूट्रल एटम में थे ये फिक्स रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन घटे कैसे, लूज़ करके, इलेक्ट्रॉन बढ़े कैसे, गेन करके। तो लेन देन इलेक्ट्रॉन का ही होना है। चलो तो लिखो तो हाँ बोलो। नोट 2 में हेडिंग डालेंगे डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं नोट 2, आइए, हालांकि हमें शायद पता भी होंगी पर नहीं पता तो आज से जानना चालू कर देंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो ज़रूरी हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, रदरफोर्ड के ज़माने तक लोगों को पता चल चुकी थी। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में लिखेंगे बच्चों, पहली डेफिनेशन रोमन नंबर 1 हटा रहा हूँ, इंग्लिश कोई रोक नहीं रहा। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों आइसोबार्स। बच्चों आइसोबार क्या होते हैं, सीधा लिखेंगे सेम, क्या ए की जेड, सेम ए बट डिफरेंट जेड। बट डिफरेंट जेड।
आप लोग स्कूल में इंग्लिश पूरी लिखोगे अगर पूछा जाता है तो। ए मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए, जेड मतलब अटोमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। काफ़ी कठिन नहीं होगा शायद आपके लिए, आपको ये पता भी होगा। दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, दिक्कत हो तो हाँ बोलो, मतलब दिक्कत हो तो से कोई पूछे कि आर्गन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बेटा 40 में से 18 गया तो शायद आपको पता होगा 22 बचता है। 22. और अगर 40 में से 20 गया तो भी आपको पता होगा शायद 20 बनता है। तो दोनों में भले मास नंबर बराबर हो पर प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास नंबर बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समेशन बराबर है। और ऐसे स्पीशीज आपस में क्या रिश्तेदारी रखते हैं, दे आर नोन एज आइसोबार्स। तो एग्जांपल के तौर पे लिखो तो हाँ बोलो, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और आइसोटोप तो हमने शायद जब रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया था तभी आपको पता था कि कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एटॉमिक नंबर लेकिन सबका 6 रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 6 ही रहते हैं। ऑब्वियस बात है इसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन सब में 6 हैं, न्यूट्रॉन्स का फ़र्क होगा, तो पता ही है हमको आपको। तो इसको लिख लीजिए एक बार फिर भी औपचारिकता के लिए, लिखो तो हाँ बोलो। तीसरा लिखेंगे बच्चों, हैव या जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। हर वो स्पीशी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी उन्हें आज से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहेंगे। लिखो तो हाँ बोलो। तो ये हो गए बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। लेन देन हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन्स की संख्या फिक्स रहेगी। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, जितना चार्ज है उतने ज़्यादा होंगे। पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होंगे, कितने कम होंगे, जितना प्लस है उतने कम होंगे। तो आप अगर गौर करो, यहाँ एनायंस में बढ़ के प्रोटॉन 10 आ गए हैं और कैटायंस में घट के प्रोटॉन 10 आ गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए, तो इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जिनमें नंबर ऑफ संख्या ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हैं वो कहलाएंगे आइसोटोन्स। इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, हटा दूं, कोई रोक नहीं रहा है। अब न्यूट्रॉन्स कैसे बराबर हो सकते हैं, अरे एग्जाम्पल देखो, क्यों नहीं हो सकते हैं, बस रिश्तेदारी का नाम आपको पता चल गया। बेटा शायद आप सबको पता हो एक एलिमेंट होता है उसका नाम है सल्फर। सुना है सल्फर, कोई मुझे बताएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर एटॉमिक नंबर होता है 14। मास नंबर मैं बता देता हूँ, जो सल्फर नेचर मिलता है वो 32 वाला मिलता है। तो अगर मैं सल्फ़र की बात करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है और मास नंबर इन जनरल जो नेचर में दिखता है वो 32 वाला दिखता है। वही मैं बात करूँ अगर फॉस्फोरस की बेटा, तो इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। पर बच्चों जो फॉस्फोरस में मास नंबर नेचर में ज़्यादा पाया जाता है वो 31 वाला पाया जाता है। इन दोनों में अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी ये कहने में सर इसमें 14 है, इसमें 15 है। अगर मैं पूछूं न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो ये आपको पता है सर, मास नंबर यानी कि 32 माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 14। इसमें बोलूं तो 31 माइनस 15। बताओ जरा न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसमें? 32 में से 14 गया तो कितना बचा बेटा? 16 बचा क्या? अच्छा। 31 में से 15 गया तो कितना बचा बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर सल्फर का तो सर सल्फर में 18 आ रहा है पर आपने वहाँ सल्फर का 14 लिखा है। क्या बेटा? सल्फ 32 माइनस 14 18 होता है। 32 माइनस 14 कितना होता है? हाँ यार होता तो 18, सॉरी हो गया ये। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16, तो ये नंबर ये 16 आ जाएगा बेटा। ठीक है, वो तो सिलिकॉन का होता है, तो यहाँ पे भी 16 लिख दो बेटा। और अगर आप 32 में 16 माइनस करोगे तो 16 आएगा, ठीक तो है। 31 में से 15 माइनस करोगे तो भी 16 आएगा। तो जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाए दे आर नोन एज आइसोटोन। चलो लिखो तो हाँ बोलो।
लिखिए आप लोग, खुद से लिखो, डिक्टेशन आता है। न्यू NSP का वैल्यू बराबर होगा। अगला स्कूलों में काम नहीं आएगी। पूरे पूरे मॉलिक्यूल लिखेंगे, सेम नंबर। तो आइसोस्टर्स हम एक्चुअली मॉलिक्यूल को कहते हैं। और कैसे मॉलिक्यूल को? जिनमें एटम्स की संख्या भी बराबर हो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बराबर हो। ये बहुत देसी है, ये आप आसपास इन जनरल देखते हो। तो ये कोई रेडियोएक्टिव डीके से नहीं आता, तो ये मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ। तो इतना लिखेंगे तो हम एंटो नाफिंग गैस भी कहलाती है। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स में मैं एटम्स की संख्या पूछूं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछूं तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 6। ऑक्सीजन में 8, तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 इज 22। हेलो। वैसे ही नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 7 2 जा 14, 14 प्लस 8 इज 22। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। ये जो बिग बैंग जिसने पूरी हमारी यूनिवर्स का क्रिएशन किया, वो भी एक एनर्जी का केंद्र था जो फटा, और आज फट के हम जो बने हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम एटॉमिक लेवल पे हैं भी वैसे ही, कि सारा का सारा मास जो एक छोटे से केंद्र में फोकस्ड है, उसे हम आज भी न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सर इतना सारा मास इतने वॉल्यूम में रह ही नहीं सकता, उसको बहुत सारी वॉल्यूम चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ईश्वर ने, यानी कि प्रकृति ने, यानी कि नेचर ने ऐसा क्रिएशन किया ही है कि इतनी सारी एनर्जी मास एनर्जी के रूप में इतने छोटे से वॉल्यूम में रहता है, तो कब तक ये चीज़ रह सकती है? क्या हमेशा? नहीं बेटा। अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो बच्चों, तो इन जनरल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ऑब्ज़र्व किया है ना? जैसे कैल्शियम तक तो बिल्कुल वैलिड है। कैल्शियम आपने अभी एग्जाम्पल भी लिखा, कैल्शियम में हाँ 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, पर इन जनरल ऐसा होता है कि कैल्शियम अगर प्रोटॉन 20 थे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स भी 20 थे, तब तो मास नंबर 40 है। हेलो। एक्चुअली बेटा कैल्शियम के बाद जब न्यूक्लियस भारी होने लगता है ना, तो ये संख्या में भी विवाद उत्पन्न होता है, और यही विवाद उस छोटे से न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो 5 किलो की पन्नी में तुम 5 किलो आम लेके घर गए, पन्नी फट जाएगी कि ठीक रहेगी? हेलो। ठीक रहेगी। ठीक रहेगी। अब एक काम करते हैं, एक पन्नी ना मान के एक झोला मानते हैं, एक अच्छा बढ़िया कपड़े का मजबूत झोला आपने लिया है, लेकिन वो झोले की हाइट ज़्यादा नहीं है, उसमें आप कुछ भी मोटर मशीन जब जब जो जो लाना होता है, अभी एक्टिवा में उसको झोले में चीज़ों को रखते हो और ले आते हो। बेटा आपको नहीं लगता अगर किसी दिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा मांस रख दिया तो उसकी बद्धी टूट के फट जाता है वो? लेकिन कब होता है? जब जितना लोड डालना होता है उससे आप कभी कभार एक्सेसिव लोड डाल देते हो, तो फट जाती है ना। हेलो। हेलो। वैसे ही बेटा यस सर। न्यूक्लियस भी एक ऐसी चीज़ है जो वॉल्यूम बहुत छोटा है, लेकिन एक समय आता है जब उसमें मास बढ़ता 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 बढ़ता, एनर्जी बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाती है कि वो फटने लगता है, और ऐसा न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाता है। और ऐसा न्यूक्लियस जिस एलिमेंट में होता है उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ऐसा हो कब पाता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। तो नोट क्रमांक क्या होगा बेटा? ये 3 ना? हेलो। हेलो। यस सर।
तो नोट 3 डालेंगे बच्चों। नोट 3 की हेडिंग होगी हमारी रेडियो एक्टिविटी। चलो आगे बढ़ जाऊं। इसमें सबसे पहली कहानी मैं यस सर। ये लिखवा रहा हूँ बेटा। एक ये भी बेटा गर्दन मत पकड़ लेना इस चीज़ के लिए, मतलब एकदम एक स्टैटिस्टिकल अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ। ये उसी कोरोना के इंजेक्शन की तरह है जो लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी दुनिया उसको मान रही है ना साइंटिफिक सॉल्यूशन, तो आप भी मान रहे हो उसको। तो बेटा एक्चुअली इन जनरल एक ट्रेंड होता है कि लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन से, व्हेन न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो बच्चों 1.5 से ज़्यादा हो जाता है। पर सर हमको पता है कैल्शियम तक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, भारी एलिमेंट्स के लिए न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होने लगती है। और जब ज़्यादा होते होते किसी भी एलिमेंट के लिए ये रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाए, देन एटम इज़ या एटम बिकम्स क्या बच्चों? रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव चीज़ क्या होगी? फटेगी। अब बेटा तुम क्या ये फिक्स कर सकते हो कि कोई भी चीज़ जब फटती है तो एक ही तरीके से, जैसे मान लो आप छत से कूदे या आप किसी को आपने फेंका, क्या सेम हड्डी हर बार टूटेगी? ज़रूरी कह सकते हो बेटा? नहीं सर। सर जब ऐसा ड्रास्टिक काम होता है ना तो ये बात नहीं हो सकती सर, वो डिपेंड करता है सर। हाँ टूटेगी निश्चित है सर, मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी निश्चित है, लेकिन क्या पैटर्न रहेगा, इट इज़ अ वेरिएबल। हेलो हेलो हेलो, ठीक। और ये भी होता है, एक्चुअल सच्चाई है। मेरे दादाजी का घर है वहाँ पे, मतलब अब तो वहाँ कोई नहीं रहता, मतलब एक ज़माने में वहाँ घर था, तो कवरान टॉकीज़ के बाजू में। तो मेरी एक कज़न थी, वो क्या था, वो एक बार अपना बारजे से गिर गई, बारजे से गिर गई, ऐसे जो होता है ना झांकता है आदमी, तो बारजे से गिर गई और गिर के वापस उठ के अंदर आ गई, कुछ नहीं हुआ उसको। मतलब बारजा मतलब फर्स्ट फ्लोर ही था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई और नीचे गिर के वापस आ गई कि हो किसी को पता ना चले मैं गिरी हूँ वरना डांट पड़ेगी। तो लेकिन भाई मतलब गिर के कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ नहीं टूटता। हेलो, तो मतलब ये तो रैंडम बात है बेटा, ये तो यस। इंडिविजुअलिस्टिक बात है। हालांकि तब वो घर भी पुराना है तो उसमें हाइट भी ऐसा 10-12 फुट है, लेकिन फिर भी 12 फुट पे गिरे आदमी और नीचे गिरे और कुछ नहीं हो तो ऐसा भी होता है। तो ये एक गाइडलाइन है, और तब जाके न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और न्यूक्लियस फटता है। जब न्यूक्लियस फटता है ना बेटा, तो ये ऐसा नहीं कि एक क्षण में हो जाता है, धीरे धीरे होता रहता है। जैसे कभी भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भर के अगर बॉम्ब फोड़े जाते हैं तो वो जो कण बचे रहते हैं वो धीरे धीरे रेडिएशन फेंकते ही रहते हैं। शायद आपने सुना होगा जापान में जब बम हिरोशिमा नागासाकी में यूएस ने गिराया था रिटेलिएशन में, तो वहाँ पे 40-50-60 साल तक लोग थोड़ा सा फिजिकली डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर जो कण होते हैं वो धीरे धीरे डिके करते रहते हैं, तो कैंसर, फिजिकल डिफॉर्मेशन ये होते रहते हैं। वो तो खैर डेवलप्ड कंट्री है तो निपट गया, अपने हिंदुस्तान में होता तो अभी आज तक यहाँ दिक्कत होती। खैर, तो आइए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे डिके करता है और क्या रेडिएशन फेंकता है ये आपको जानकारी दी जाए। बच्चों सबसे पहले ये फ़ोटो बनाएंगे बेटा। एक ऐसा सांचा लिया जाता है, वो लेड का ब्लॉक होता है, क्योंकि लेड हैवी मेटल है, ये रेडिएशंस को रोक लेता है। तो देखो नीचे से कोई रेडिएशंस नहीं पास जा रहे हैं। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने रखा है, ये काला काला है जो गोला है ना, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये रेडिएशन जो फेंकता है बेटा बेसिकली 3 प्रकार की फेंकता है। एक कहलाती है अल्फ़ा रेज, एक कहलाती है बीटा रेज, एक कहलाती है गामा रेज। ये बीटा रेज है बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा लिखते आता है आपको। एक्चुअली अल्फ़ा रेज आप तब ऑब्जर्व कर पाओगे फोटोग्राफिक प्लेट में, जब आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लगाओगे तो अल्फ़ा रेज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगी, बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, और गामा रेज बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगी, भले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ वो सीधी जाएगी। और शायद आपको एक बात ऑब्जर्व हो ही रही होगी कि जब न्यूक्लियस फटता होगा सर, तो जो अल्फ़ा रेज हैं ये एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज रेज होंगी, तभी माइनस की ओर खिंच रही हैं। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होंगी, तभी प्लस की ओर खिंच रही हैं। और गामा रेज न्यूट्रल होंगी,
तभी ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर खींच नहीं रही हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्में सीधे आ रही हैं। पहले फ़ोटो बना लो बच्चों, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा ये 3 रेज जो फेंकी जा रही हैं। एक्चुअली बेटा एक ज़माने में न्यूक्लियर केमिस्ट्री हुआ करती थी एनसीईआरटी में, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री एनसीईआरटी से हट चुकी है। अभी फिज़िक्स में आप मॉडर्न फिज़िक्स के दौरान 12th में रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ और, क्योंकि एक्चुअली केवल अल्फ़ा बीटा गामा एमिशन नहीं होता है, और प्रकार के एमिशंस होते हैं, लेकिन वो फिज़िक्स का स्कोप है बेटा, आजकल वो केमिस्ट्री में नहीं आता है ना। तो वो आपके फ़िज़िक्स का सर पढ़ाएंगे 12वीं में, जब आप पहुँचोगे तब वो केमिस्ट्री का भी काम बंद है। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। फेंक पाएगा जब उसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा होगा, इन जनरल तब भेज पाएगा। उन रेडिएशंस के बारे में कुछ कहानी लिखेंगे बच्चों, ऐसे ही टेबल बनाएंगे, प्रॉपर्टी पहला कॉलम, फिर अल्फ़ा रेज के बारे में, बीटा के बारे में, गामा के बारे में। सबसे पहले मास की बात करेंगे, तो अल्फ़ा रेज बच्चों एक्चुअली ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ, मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के केस में। तो बच्चों यहाँ पे हीलियम +2 आयन जो होता है ना, वो एक्चुअली अल्फ़ा रेज के जैसा है। जैसा है क्यों बोल रहा हूँ, अरे यार अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकल रही है ना, तो जो भी निकल रहा है वो उसके पास जो वजन है वो हीलियम जैसा है। अब हीलियम के बारे में शायद आप जानते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2 चले गए तो He+2 हो गया। तो He+2 सर, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आगे निग्लेजिबल होता है, मास नंबर में तो केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही आता है। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो बच्चों 4mu। हमको पता है 4mu है 4u, 1u इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना होता है बच्चों, 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम। ये तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। हेलो हेलो, -24 kg, सॉरी यस सर। या -24 ग्राम और -27 kg। तो आप लोग 4mu लिखो ताकि आपको याद रहे। बीटा रेज बच्चों इलेक्ट्रॉन जैसी होती हैं, तो आप ये मास तो लिख दो इतना, लेकिन बाजू में इलेक्ट्रॉन ज़रूर लिख देना। मतलब बीटा रेज इलेक्ट्रॉन की तरह मास होता है, नेचर भी होता है, पर उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही हैं, उसकी तरह लगभग। और जो गामा रेज होती हैं बच्चों, इनका मास निग्लेजिबल होता है, इनमें कोई मास नहीं होता, ये केवल एनर्जी एनर्जी है। चार्ज इसमें +2 होता है, बता ही चुका हूँ, हीलियम जैसा। चार्ज इसमें -1 यूनिट होता है, और इसमें चार्ज होता ही नहीं है, 0। आइडेंटिटी लिख लो भले, हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा आप ऊपर लिख चुके हैं ना, इसलिए आइडेंटिटी वाला मत लिखो। वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसकी 1/10 होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग c से। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आज से पता कर लो। और नियरली सेम एज सी वेलोसिटी ऑफ जो कैंडला होता है ना। नहीं बेटा, c एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उसको रिप्रेजेंट c से करते हैं, आगे काम लिखेंगे भी, पर फिलहाल अभी हेलो एक एक स्टेप आगे है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल कैंडेला नहीं होती, ये c है। उसके बारे में डिटेल अब धीरे धीरे आप एक्चुअली ये आप फिजिक्स में और बढ़ेगा, तो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो एकदम धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं, अभी कैंडेला एंडेला हम नहीं जान रहे हैं। c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू लिखवा दूंगा बाद में। हीलियम क्योंकि भारी है तो 1/10 होती है। बीटा रेस क्योंकि हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन जितने हैं, तो लाइट की वेलोसिटी से ही चलते हैं, और गामा रे भी लाइट की वेलोसिटी से चलते हैं। डिफ्लेक्शन आपने फ़ोटो में ही देख लिया, तो इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगा प्लस, पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट होगा बीटा यानी कि माइनस, और गामा नहीं होगा। पेनिट्रेशन पावर मतलब इनकी औकात की बात कर रहा हूँ मैं। किसी जैसे आदमी गोली मारता है ना, तो कहता है गोली कितनी गहरान तक जाएगी, कितना चीर के घुसेगी, वो उसकी बुलेट की ताकत होगी। तो अगर गामा रेज भी भाई सर इतने खतरनाक रेडिएशन है, तो सॉरी रेडियो एक्टिव डीके इतना खतरनाक है सर, तो इनकी ताकत तो बताओ बेटा। क्योंकि अल्फ़ा रे में मास ज़्यादा है, इसलिए इसका पेनिट्रेट करने की क्षमता कम है, क्योंकि इस पास एनर्जी कम है, क्योंकि इसकी एनर्जी मास के रूप में कन्वर्टेड है। इसकी 100 गुना है अल्फ़ा रेस से, इसलिए लार्ज मानी जाएगी, लेकिन गामा रेस की वेरी लार्ज है, 10,000 गुना है अल्फ़ा रेस की, क्योंकि ये केवल एनर्जी एनर्जी है, इसमें मास है ही नहीं। लिखो तो हाँ बोलो।
मैक्सवेल ही वो व्यक्ति था जिसने चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी हमेशा एमिट करेगा, लूज़ करेगा, 10⁻⁸ सेकेंड में इतनी एनर्जी लूज़ कर देगा कि प्लस से मिल जाएगा। मैक्सवेल ही वो व्यक्ति था ना जिसने रदरफोर्ड की मॉडल पे आपत्ति उठाई। और किस आधार पे उठाई उसने? उसने इलेक्ट्रॉन के, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझा और समझाया। और वो समझा और समझाया का जो नामकरण था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एक्चुअल सच्चाई ये है बेटा कि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह होता है, या वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलता हुआ इलेक्ट्रॉन ही होता है। मैं कहने का मतलब बेटा कि मैं अभी जो मुंह से बोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल में एक कन्वर्टर लगा होगा जो मेरे वॉइस सिग्नल को एनालॉग से डिजिटाइज कर रहा होगा। मैं तो जो बोल रहा हूँ वो तो साउंड वेव्स है, वो साउंड वेव्स कैप्चर कर रहा होगा मेरे मोबाइल में लगा कन्वर्टर, और उस एनालॉग वेव को डिजिटाइज यानी कि 0101 में कन्वर्ट कर रहा होगा, और डिजिटाइज करके मेरे सिम तक उन सिग्नल को भेज के जो मेरी सिम होगी, या मैं तो खैर वाईफाई में पढ़ा रहा हूँ, तो जो जो मान लो एयरटेल का वाईफाई लगा है, वो एयरटेल का वाईफाई इससे रिसीव कर रहा होगा किस फॉर्म में? वाईफाई जो मैंने लगवाया है घर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरे मोबाइल से, ये जो मेरे मोबाइल से उस वाईफाई की ओर तरफ जा रही होगी ना बेटा, जो इन तारों के थ्रू पहुंच के बूस्टर जो लगे होंगे, टावर जो सैटेलाइट तक जाते होंगे, जो सैटेलाइट तो सरकार ने दिए हुए हैं लेकिन आवंटन किया हुआ है कंपनियों को, जैसे इतने से इतने की बैंडविड्थ एयरटेल को दी होगी, तो फिर एयरटेल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके घरों तक पहुंच रही होगी। तो ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है वो है क्या? भले ना दिख रही हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हेलो हेलो। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज़ नथिंग बट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सीन, नहीं दिख रहा सर। आपके कमरों में रेडिएशन घुस भी रही होगी वो, और फिर आपका फ़ोन जब इसे रिसीव कर रहा होगा, द दोबारा एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर इसको, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिसीव्ड वुड बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल, एंड दोज एनालॉग सिग्नल विल बी कपल्ड विद द बूस्टर, जो आवाज़ के रूप में वापस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साउंड वेव्स बना के आप तक पहुंचा रहा होगा। ये सारी प्रक्रिया बेटा पैरेलली हो रही है। बोला सर ये तो बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा होगा। हाँ बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। हेलो हेलो। तभी थोड़ा सा लैग रहता है मेरा बोलने और आपके सुनने में। ये आपने शायद टीवी इंटरव्यूज़ के दौरान ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक आदमी यहाँ बोलता है तो दूसरे आदमी के पास हल्का सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लैग के बाद आता होगा। हेलो हेलो। तो एक आदमी बोलता है तो दूसरा आदमी चुप हो जाता है कि हाँ बात पहुँच रही है। ऑब्जर्व भी किया होगा आपने टीवी इंटरव्यूज़ में, कई बार देखा होगा, उसमें बोलने वाला सुनने वाला सामने रहता है तो आप देखते हो कि थोड़ा सा फ़र्क रहता होगा। तो ये है क्या? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर, मतलब इतनी कॉमन है, हमारे आसपास है। हाँ बेटा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। सर दिख तो नहीं रहा। हाँ बेटा, दिख तो नहीं रहा। इसकी एनर्जी बढ़ा दी जाती है तो 2 गीगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुंच जाती है। ये उसकी ताकत की औकात है। तो आपको पैसा ज़्यादा लगता है और बफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी कि औकात यानी कि ताकत बढ़ गई। हेलो, पैसा ज़्यादा लगता है। हेलो। अब बोलते हैं 4G और पैसा में लगता है। बोलते हैं 5G आ रही है लेकिन 5G पर नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? अरे भाई एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेलो हेलो हेलो। तो बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा रेडिएशंस के टर्म नहीं होता है, ये बात मैक्सवेल कह गया था। और वो पूरी डिटेलिंग बोर के पहले हम भी थोड़ी सी, जितनी हमारे लेवल पे हमको जानने की आवश्यकता है, जेई तक हमें इतना ही जानने की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शुरुआत करेंगे बच्चों। लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1। शायद भूमिका में साध चुका हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हेलो, कि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन सर इतनी चिल्लर चीज़ नहीं है। चलता हुआ इलेक्ट्रॉन सर बहुत भारी चीज़ है। उसको समझना है तो उसे रेडिएशंस, वेव्स की तरह देखना होगा आपको। वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हटा दूं बेटा, शुरू करूं? अरे बोल दो यार। यस सर। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें पहला इंग्लिश लिखेंगे जेम्स मैक्सवेल
was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electric and magnetic field on macroscopic level. Macroscopic level मतलब बड़े लेवल पे, बड़ा, माइक्रोस्कोप मतलब छोटा, मैक्रोस्कोप मतलब बड़ा. नेक्स्ट आंसर लेंगे, ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, लिखवा चुका हूँ फिर से लिखवा रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड. These fields are transmitted in forms of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiations. पॉइंट नंबर 1 है बेटा, इसे लिखो, लिखो तो हाँ बोलो कि चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, ये उसी में लिखना है ना. हाँ बेटा पॉइंट नंबर 1 में ही, पॉइंट नंबर 1 में ही चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो ऑल्टरनेटिंग मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो, एक वेव की तरह, जैसे साइन थीटा, साइन वेव, कॉस वेव वगैरह आपने देखी होगी, तो वेव्स क्रिएट करता है. और किस प्रकार के फील्ड ताकत लगाता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, तो दो प्रकार की फील्ड क्रिएट करता है अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो. एक कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कहलाती है मैग्नेट, मतलब दो प्रकार की ताकत लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा. अरे सर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा, हाँ बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कुछ होता ही नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो जो ताकत लगाता है उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, और चलता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगाएगा ही बिकॉज ऑफ चार्ज, बट एक और फोर्स लगाने लगता है मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ ताकत विच इज़ अप्लाइड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ चार्ज. हेलो हेलो, यस सर. तो whenever a charge moves magnetic field is created. तो एक्चुअली सर मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, चुंबक का जो ताकत होती है बेटा वो चलते हुए इलेक्ट्रॉन की ताकत है. कोई भी चीज़ जिसमें चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी मैग्नेटिकली एक्टिव. ऐसा सब्सटेंस इज ऑलवेज मैग्नेटिकली एक्टिव. ये हम आगे देखेंगे भी. चलो लिखा, आगे बढ़े. थोड़ा सा रुक जाइए सर, 2 मिनट. बहुत धीरे लिख रहे हो यार. बात समझ में आ रही है कि बौरा रहे हो. पॉइंट क्रमांक 2, बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. चलो आगे बढ़े. इतनी इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो. द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल. ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा है ना भाई, तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल कि अगर सर एक्स एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा बच्चों, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या क्रिएट होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिखना और एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना वेव प्रोपोगेशन. अगर हम मान रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वाई और जेड के अलोंग होगी, मतलब तीनों आपस में म्यूचुअली. यस सर. कहने का ये है बेटा कि रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी होती है, डिफिनीशन है, नंबर ऑफ, जो भी आप वेव्स की बात कर रहे हो, किसी भी पॉइंट से ऐसी कितनी वेव्स पास कर पाती हैं एक सेकेंड, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. शायद आपको 10 से पता होगा लेकिन फिर भी ये लिख लीजिए. मतलब सर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड. हेलो हेलो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, 1/सेकेंड. लेकिन 1/सेकेंड को हम आज से क्या, इसकी क्या कहेंगे बच्चों,
हर्ट्स। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा HZ। कोई दिक्कत? बस क्या वैल्यू चेंज अपॉन लैम्डा के।